हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट 1। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में। बेसिकली इस लेक्चर में हम एरर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम सबसे पहले एरर्स के बारे में समझेंगे, फिर हम उसके बाद एरर्स के सोर्सेज के बारे में समझेंगे कि किन किन सोर्सेज के थ्रू हमारे एरर्स जो है वो हमारे आ सकते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है स्टडी करेंगे मेथड्स के बारे में कि किन किन मेथड्स के थ्रू हम जो है एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फिर हमारे उसके बाद जो है 3 टर्म्स आ जाती हैं, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। सबसे पहले आती है हमारी एक्यूरेसी, सेकंड आती है हमारी प्रिसीजन और फिर थर्ड आता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एरर्स में क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम द एब्सोल्यूट वैल्यू और ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट। देखो, एरर्स मतलब क्या होता है ना कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू था, मतलब जो भी हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड वैल्यू था, वो हमें नहीं मिला, हमें कुछ और मिल गया। अगर हमें चाहिए 4 तो हमें मिला 2 या फिर 1 मिल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ट्रू वैल्यू से डेविएट हो रहा है हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? डेविएट हो रहा है ना यहाँ पर। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर डेविएशन फ्रॉम द एब्सोल्यूट वैल्यू और ट्रू वैल्यू और एवरेज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट्स है। मतलब कि एक बहुत ज़्यादा, जैसे हम रिजल्ट्स हमें चाहिए, मैंने आपको बताया पहले भी कि हमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसिंग में हमें रिजल्ट्स देखना होता है कि यहाँ पर हमारा ठीक है, कलर चेंज हो रहा है, सही है, या फिर क्या वैल्यू आनी चाहिए थी तो वो आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर हमारा 14.0 ml पर कलर चेंज होगा तो उतना पे हो रहा है या फिर नहीं आ रहा है, हम ये देखते हैं। तो अगर वो नहीं हो रहा है या फिर 12.0 पे आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा एरर से वो तो मतलब वो तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा समझ सकते हो कि डेविएशन हो रहा है यहाँ पर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। 1 लाइन में आप समझ सकते हो कि डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ठीक है, देन कैटेगरीज ऑफ एरर्स, ये 2 तरह के हमारे होते हैं, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन एंड ट्रू वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है ना, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन, जो आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ला रहे हो या फिर जो आपका एक्सपेरिमेंटल एवरेज वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू आना चाहिए था, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा आता है एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। और जो रिलेटिव एरर आता है वो हमारा मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस करते हैं उसको ट्रू वैल्यू से एंड देन डिवाइड करते हैं ट्रू वैल्यू से, उसके बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो हमारा रिलेटिव एरर कहलाएगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स पर। टाइप्स ऑफ एरर्स में क्या होता है? इसमें 2 तरह के होते हैं। पहला हमारा डिटरमिनेट एरर्स होता है, जिसको कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं और इनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं, और ये हमारे सिस्टमिक एरर भी कहलाते हैं। देन इनडिटरमिनेट एरर कहलाते हैं। इनडिटरमिनेट एरर वो एरर होते हैं जो कि रैंडमली या फिर एक्सीडेंटली आ जाते हैं, मतलब कि हम उसे करेक्ट भी नहीं कर सकते और हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। इनडिटरमिनेट एरर होते हैं जो कि हमें पता नहीं चल पाते हैं। ठीक है, ये एलिमिनेट भी हम नहीं हो सकते हैं, मतलब कि, और ये ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडम एरर। देन सोर्सेस ऑफ एरर। सोर्सेस ऑफ एरर में क्या है? पहला हमारा जो है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड हमारा पर्सनल एरर है। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है? जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर एपरेटस या फिर ग्लासवेयर आप यूज करते हो, तो अगर वो उनका जो कैलिब्रेशन है सही से नहीं होगा, ठीक है, तो वहां से एरर्स आ सकते हैं हमारे। देन हमारा सेकंड हमारा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर्स में कौन आते हैं? जो भी एनालिस्ट या फिर एनालिटिकल पर्सन होगा, जो एनालिसिस, जो भी पर्सन होगा जो एनालिसिस कर रहा होगा सैंपल्स का, वो क्या करेगा? उसके बाय चांस, मतलब उसने अगर सही से ध्यान नहीं दिया तो उसके कारण कहीं से भी मतलब कि कोई गड़बड़ी हो गई, आपने कोई और एजेंट्स को मिक्स कर दिया, तो या फिर मतलब आपको जो वे करना था क्वांटिटी, वो आपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वे नहीं किया और आपने उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है? पर्सनस के थ्रू उसमें एरर्स आ जाते हैं। देन केमिकल एरर। केमिकल एरर्स में क्या होता है? आपने रॉन्ग सॉल्वेंट्स यूज किए, रॉन्ग रिएजेंट्स लिए, इंडिकेटर आपने सही से यूज नहीं किए, आपका इंडिकेटर क्या था? मिक्स्ड था या फिर एडल्ट्रेटेड था। आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में ऐसे फॉर्मुलेशन आते हैं जो कि एडल्ट्रेटेड होते हैं, सब्सटीट्यूटेड होते हैं, मतलब दिखते तो वैसे ही हैं बट उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो डिफर करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में। देन एरर्स इन मेथोडोलॉजी, मतलब जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मेथड्स परफॉर्म कर रहे होते हो, डिफरेंट मेथड, तो उसमें क्या होता है?
उसमें भी कोई चांसेस का बहुत सारे चांसेस होते हैं कि अगर आपका जो मतलब कि आपने जो भी अपरेटस यूज कर रहे हो या फिर जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो वो सही से कैलिब्रेटेड नहीं है, या फिर जो भी रॉ मटेरियल्स आप ले रहे हो वो भी अगर सही से करेक्टेड नहीं है, या फिर मतलब सही से आपने उसको चेक नहीं किया है कि उसमें इम्प्योरिटीज है या फिर नहीं है, तो वहाँ से भी एरर्स उसके कारण भी मतलब आ सकते हैं, वहाँ से भी चांसेस होते हैं कि एरर्स आ जाए हमारे प्रोडक्ट में। देन मेथड्स टू मिनिमाइज एरर्स, सबसे पहला इसमें हमारा है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और apparatus। हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकते हैं और apparatus को भी हम पहले चेक कर ले कि हाँ हमारा apparatus परफॉर्म कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है। देन हमारा जो ग्लासवेयर होगा उसको भी हम सही से स्टरलाइज कर लें, ताकि हमारा जो भी हमारा सैंपल होगा उसके अंदर किसी भी तरह का बैक्टीरियल, माइक्रोबियल या फिर कंटेमिनेशन ना हो। देन एनालिसिस ऑफ सैंपल्स, जो भी हमारा जो सैंपल होगा उसको हम एनालाइज करेंगे। देन परफॉर्मिंग ए पैरेलल कंट्रोल डिटर्मिनेशन, मतलब हम एक पैरेलल कंट्रोल डिटर्मिनेशन करेंगे। इसका कहने का मतलब ये होता है ना कि जैसे आप कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और जस्ट उसके पैरेलली उसी चीज़ को ना आप वैलिडेट करने के लिए आप अगेन मतलब पैरेलली परफॉर्म कर रहे हो, ताकि जो भी एरर्स दो या फिर डिफरेंस दोनों के बीच में आएगा वो हम फाइनल में डिसाइड कर लेंगे कि हमारा एरर्स वेदर मतलब आया है या नहीं आया है। क्रॉस चेकिंग रिजल्ट्स, मतलब आप रिजल्ट्स को मैच करोगे स्टैंडर्ड से कि हमारा जो टेस्ट मतलब जो हमने अभी परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया, वो स्टैंडर्ड के वैल्यू के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं क्रॉस चेकिंग रिजल्ट। और या फिर मतलब कि जो डिफरेंट स्टेप्स होंगे ना, आप उनसे ही मतलब मैच, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप मैच करते चलोगे। देन पर्सनल एरर्स, अपने पर्सनल एरर्स मतलब कि क्या होता है, जो ह्यूमन एरर्स होता है उसको अवॉइड करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए हम पर्सनल एरर्स की बताते हैं कि जो भी पर्सन या फिर एनालिस्ट होगा, जो भी परफॉर्म कर रहा होगा, वो पहले तो कैलिब्रेट करेगा अपने इंस्ट्रूमेंट्स को या फिर जो भी इसका वेइंग बैलेंस होगा उसको कैलिब्रेट करके देख ले कि हाँ इसका जो वैल्यू ये बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो वो उसको ठीक कर ले, मिनिमाइज कर ले। और ये सारे जो हमारे जो सोर्सेस ऑफ एरर्स थे जो हमने पहले बात की थी जिस पर, वो हमारे डिटर्मिनेट एरर्स थे, मतलब इनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और मेथड्स हमने बात कर ही लिए मिनिमाइज करने के लिए कि हम कैसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और आप इनको डिटेल में भी एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि ये पता है एक ऐसा टॉपिक होता है जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है ज़्यादातर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी में क्या होता है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ए मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, मतलब कि जो भी हमारा मेजर्ड वैल्यू होगा और ट्रू वैल्यू होगा उनका कितना एक्यूरेट है, मतलब कितना मैच कर पा रहे हैं, जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना मैच कर पा रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो रिफर्स टू हाउ नियर द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज टू द ट्रू और स्टैंडर्ड वैल्यू। पहले बात की कि जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू या फिर जो हमारी आई है, जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी या फिर नोट की है, वो कितना ट्रू है टू द स्टैंडर्ड वैल्यू। देन प्रिसीजन में क्या होता है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस रिजल्ट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी, इट इज रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। मतलब कि आपने क्या किया, बहुत सारे वर्क्स परफॉर्म किए, बहुत सारे कैलकुलेशन किए और उन सभी का जो मतलब रिजल्ट्स आया वो बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब कि अगर आपने 3 बार एक किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म किया, 2 कैलकुलेशन में अगर 95 सेम रिजल्ट्स आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा रिपीट हो रहा है, जो हमारा वैल्यू है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा ये प्रिसाइज है। ठीक है, प्रिसाइज कहने का मतलब यही होता है कि रिपीटिबिलिटी हो रहा है, मतलब कि जो भी हम मतलब कि परफॉर्म कर रहे हैं कैलकुलेशन वो हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है वहाँ पर हमारा वैल्यू। ठीक है, हर एक कैलकुलेशन में। नियरनेस बिटवीन द सेवरल मेजरमेंट्स, मैंने बात की आपको कि जो भी हम मेजरमेंट्स लेंगे उसमें ज़्यादातर ऐसे वैल्यू होंगे जो कि रिपीट हो रहे होंगे, मतलब एक जैसे आ रहे होंगे, जबकि एक्यूरेसी में ऐसा नहीं होता। एक्यूरेसी में एक्यूरेट हो सकते हैं बट वो हर समय एक्यूरेट नहीं होंगे, वो डिफरेंट कैलकुलेशन में डिफरेंट वैल्यू देंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक इसका है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट, मतलब कि जो भी हमारे रिजल्ट्स है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे जो कि इन्वॉल्व होंगे टू एक्सप्रेस, मतलब कि वो डिफाइन कर रहे होंगे हमारे रिजल्ट्स को कि हाँ हमारा रिजल्ट्स इन डिजिट्स के थ्रू डिफाइन हो रहा है। जैसे कि दिस इंक्लूड्स ऑल डिजिट्स एक्सेप्ट ऑल लीडिंग जीरोज, मतलब कि देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया 25.05। तो देखो अगर नंबर के बीच में कोई ऐसा डिजिट है जो कि 0 है
तो हम उसको कंसिडर करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर करें 25.05 एंड 1350 आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये हमारे सिग्निफिकेंट कराएंगे और इनमें जो है ना, इनमें जो नंबर्स हैं, ये डिजिट्स हैं, तो ये जो 4 डिजिट, जैसे अगर 1350 है तो 1350 ये 4 है हमारे, तो इसलिए चारों हमारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है, जबकि क्या होगा, जबकि अगर 05 की बात करें या फिर 0112 की बात करें तो इसमें 5 हमारा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, लेकिन ये 05 है, इसलिए हमारे सिग्निफिकेंट के अंदर नहीं आएगा। और इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ना, कि आर लीडिंग 0 डिजिट्स, सो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये नो ही सिग्निफिकेंट है। एंड अदर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, 42 एंड 25 हैव टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स ईच, मतलब दोनों में 2 सिग्निफिकेंट्स हैं। और ये चीज़ आप पता है, आपने पहले ही पढ़ी होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि हम मतलब नॉर्मली 10th या फिर 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपने पहले ही पढ़े होंगे। और एक इसमें आता है राउंडिंग ऑफ, जिसमें क्या करते हैं, हम राउंड ऑफ करते हैं। लाइक अगर जो हमारी पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होती है 0.5 से, अगर 5 से ऊपर होती है ना, तो हम उसको कंसिडर करते हैं, अगर 42.5 है मतलब 43 हो गया। ठीक है, और अगर 42.4 भी है तो उसको हम 4 ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर 4666 ऐसे रिपीट हो जाए तो 42.47 ले सकते हैं, समझे, ऐसे मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को एरर के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछा गया है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।